हेलो दोस्तों, लेवल बूस्टर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी जो पहला प्रश्न पत्र है उस वीडियो का 5वां पार्ट होने वाला है। ठीक है, मैं आपको ये हाई स्कूल के जो आपके गणित है 10वीं क्लास का, इसका पूरा सीरीज करा रहा हूँ। आपके जो प्रश्न पत्र की सीरीज होती है, ठीक है, वो सीरीज मैं आपको पूरी करा रहा हूँ। तो आज हमारी उस पहले प्रश्न पत्र की 5वां पार्ट है का वीडियो है। और आज मैं आपको 4 नंबर में, यानी कि जो लघु उत्तरीय टाइप प्रश्न आपके आने वाले होते हैं, वही प्रश्न आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, आपसे इतना अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कर दिया करें। ठीक है, जिससे कि और बच्चों तक भी ये वीडियो पहुँचे और आने वाले एग्ज़ाम में बच्चे जितना ज़्यादा हो सके इसका लाभ उठा सकें। चलिए आज शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। देखो, आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि 7 सेंटीमीटर भुजा के एक ठोस लकड़ी के घन को छीलकर एक महत्तम गोला बनाया जाता है। 7 सेंटीमीटर भुजा के ठोस लकड़ी के घन को छीलकर एक महत्तम गोला बनाया जाता है, यानी एक अधिकतम जो उससे बन सकता था उतना बड़ा गोला बनाया जाता है। तो छीली हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो मतलब जो एक घन है, कहने का मतलब क्या है कि एक घन था कोई इस टाइप का, एक इस टाइप का कोई घन था, और इस घन को छीलकर इसी के जो अंदर से निकल सकता था अधिकतम, इसके व्यास के मतलब इसकी जो भुजा से अधिकतम गोला जो निकल सकता था उस टाइप का एक गोला बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें जो छीलने में जो लकड़ी खर्च हुई है, यानी जो इसको छील करके उतारी गई लकड़ी है, उसका क्षेत्रफल कितना था ये आपसे, यानी उसका आयतन कितना था ये आपसे पूछा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ। तो आप ये चीज देखो, जो इस आयतन की भुजा होगी, जो मतलब इस जो घन की भुजा होगी, क्या वो इस त्रिभुज की इस वर्ग की, इस गोले की जो व्यास होगा उसके बराबर होगी या नहीं होगी? उसके व्यास के बराबर होगी या ना? यानी इस जो ये घन है, इस घन की जो भुजा है वो इस गोले के व्यास के बराबर होने वाली है, क्योंकि इस घन को ही तो छीलकर ये गोला बनाया गया है। तो इसकी हाइट और इस गोले की हाइट बराबर होगी, क्योंकि हमें तो सिर्फ इसके कोनों को छीला है, कोनों को छील करके इस घन को गोल कर दिया है। तो ऊपर की ऊंचाई पे थोड़े ना कुछ फर्क पड़ने वाला है, ऊंचाई तो दोनों की बराबर ही होने वाली है। यानी घन की भुजा बराबर गोले का व्यास। ठीक, घन की भुजा किसके बराबर है? गोले के व्यास के बराबर है। और घन की भुजा यदि गोले के व्यास के बराबर है, हमें देखो घन की भुजा कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर, यानी घन की भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर। घन की भुजा कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर। और गोले का व्यास कितना है? गोले का व्यास कितना है? घन की भुजा के बराबर है। तो गोले का व्यास अतः गोले का व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या बराबर, गोले की त्रिज्या कितनी होगी? व्यास बटे 2, यानी गोले की त्रिज्या कितनी होती है? व्यास की आधी होती है, यानी 7/2। गोले की त्रिज्या कितनी निकलेगी हमारी? व्यास की आधी होती है, यानी कि 7/2 गोले की त्रिज्या हो जाएगी। अब देखो, हमसे पूछा क्या गया है, तो छीली हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो छीली हुई लकड़ी का आयतन किस तरह से निकालेंगे? छीली हुई लकड़ी का आयतन निकालने के लिए सीधा सा क्या करना है हमें? घन के आयतन में से गोले के आयतन को घटा देना है, छीली हुई लकड़ी का आयतन ही बच जाएगा। यानी
हमारे पास जो छीली हुई लकड़ी सहित पहले की जो आकृति है वो क्या है, घन है। तो घन का जो आयतन होगा वो उस जो छीली हुई लकड़ी है और प्लस जो गोले का आयतन है, इन दोनों के आयतन के बिल्कुल बराबर ही तो होने वाला है, क्योंकि उसी में से तो ये गोला बनाया गया है। ठीक है, तो इसके आयतन में से जब यानी घन के आयतन में से जब हम गोले के आयतन को घटा देंगे तो हमारा जो हमने छीली हुई लकड़ी को छील करके उतारा है वही लकड़ी का आयतन हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से सिंपल से हम करते हैं। छीली हुई लकड़ी का आयतन बराबर घन का आयतन माइनस गोले का आयतन। घन का आयतन माइनस गोले का आयतन। ठीक है, घन का आयतन हमारे पास कितना है, घन के आयतन का वर्ग होता है भुजा की घात 3 माइनस गोले का आयतन कितना होता है 4/3 मल्टीप्लाई पाई r की घात 3। ठीक, यानी भुजा कितनी है हमारे पास 7 की पावर 3 माइनस 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 पाई का मान यानी पाई का मान 22/7 और मल्टीप्लाई r की घात यानी r कितनी है 7/2 की घात 3। ठीक है, r का मान कितना है हमारे पास 7/2। ठीक है, और भुजा कितनी है हमारे पास घन की 7 सेंटीमीटर। सीधा सा यहां पे अब हम क्या करने वाले हैं, देखो यानी हम 7 की घात 3 को दोनों तरफ से हम कॉमन कर सकते हैं। सर ये 3 है घात ये 3 है, तो हम 7 की घात को 3 को दोनों तरफ से कॉमन बाहर कर लेंगे। 7 की घात 3 बाहर कॉमन करने के बाद हमारे पास क्या बचा, यानी यहां से 7 की घात 3 कॉमन यानी 1 माइनस 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई और बचा वहां से 7 की घात 3 कॉमन हो गया, बचा 1/8। दो का घन कितना होगा 8, काट दो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इस 2 से 2 एकम 2 और 11 बार 22 को काट दो। ठीक है, कितने बार काट दो 11 बार 22 को काट दो। ठीक है, अब क्या बचने वाला है हमारे पास, यानी 7 या 21 यानी 11/21 और जब अब लिखेंगे 7 की घात 3 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 21 11/21 1 माइनस 11/21 आ जाएगा 1 माइनस 11/21। ठीक है, ये आ गया। अब आगे क्या बचा 7 की घात 3 और ब्रैकेट में अंदर क्या बचेगा, अंदर आपके पास बचने वाला है 21 माइनस 11 यानी 10/21 यानी यहाँ पे 21 एलसीएम ले लिया तो 21 ही कम 21 में से 11 घटे बचे कितने 10/21। 7 का वर्ग कितना होगा 343 मल्टीप्लाई 10/21 ठीक है, यानी काट दो 7 किया 21 और ये कितनी बार कट गया 49 बार। ठीक, 49 बार कट गया। अब हमें थोड़ी सी जगह जरूरत पड़ी तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ को लिख देंगे 7 की घात कितना बचा हमारे पास 49 मल्टीप्लाई 10 और बटे में कितना बच गया 3। ठीक, 3 बच गया, 3 से काट दो किसे 49 को 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और 3 छम 18 16 और एक बचा पीछे 0 हो गया यानी 10 हो गया। 3 तिया 9.33 यानी कितनी बार कटा 163.33 घन सेंटीमीटर ये हमारा इस जो छीली हुई लकड़ी का आयतन है वो हो गया। ठीक है, यानी इसको सोल्व करने के बाद जो हमारे पास बचने वाला है वो छीली हुई लकड़ी का आयतन बचने वाला है। ये हमारा छीली हुई लकड़ी का आयतन हो गया। ठीक है, ये हमारे पास
163.33 छीली हुई लकड़ी का आयतन बच गया। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने दूसरे सवाल पर। इस तरह के सवाल आपको आपके एग्जाम में 4 नंबर से 6 नंबर के बीच में दे सकते हैं अगर आपको ये आते हैं तो। और इस तरह के सवाल को बस ध्यान से थोड़ा सा समझने की जरूरत है, बाकी आपको कुछ भी करना नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ध्यान से अगर आप समझ लोगे तब भी इस तरह के सवाल को आप बेहतर तरीके से बना पाओगे। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम अगले आज के अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है, समीकरण 2x बटे x माइनस 4 2x बटे x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 5 बटे x माइनस 3 2x माइनस 5 बटे x माइनस 3 बराबर 25 बटे 3 को हल करके द्विघात समीकरण प्राप्त कीजिए एवं मूलों की प्रकृति बताइए। ठीक है, को हल करके द्विघात समीकरण प्राप्त कीजिए एवं मूलों की प्रकृति बताइए। मूलों की प्रकृति बताइए। तो मूलों की प्रकृति और बूझिए इसमें। ठीक है, देखो सिंपल सा कुछ नहीं करना है इन सवालों में भी। जो हमारी समीकरण है इसको सिर्फ और सिर्फ हल करना है, और हल करने के बाद हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त कर लेनी है। किस तरह से, देखो 2x बटे x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 5 बटे x माइनस 3 बराबर 25 बटे 3। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले हम इधर का एलसीएम ले लेंगे। x माइनस 4 और x माइनस 3 और ऊपर क्या हो गया 2x मल्टीप्लाई में x माइनस 3, यानी इस वाले 2x की इसके साथ, यानी हमने देखो एलसीएम क्या कर लिया, x माइनस 4 और x माइनस 3 दोनों के दोनों एलसीएम हो गए हमारे। अभी हमने इसकी मल्टीप्लाई नहीं किया तो हमने ऐसे के ऐसे एलसीएम ले लिए। उसके बाद क्या करेंगे, देखो एलसीएम में हमारे पास क्या क्या है, x माइनस 4 और x माइनस 3 है। हमारे 2x के नीचे क्या है, x माइनस 4 है, तो इस 2x के साथ x माइनस 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यानी जो हमारा एलसीएम में होता है वो हमारे संख्या के नीचे होना चाहिए। अगर संख्या के नीचे नहीं है तो जितना कम है हमें उस संख्या से गुणा करनी पड़ती है। यानी x माइनस 3 कम था तो हमें 2x में x माइनस 3 की मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, और फिर प्लस 2x माइनस 5 और इसके नीचे क्या नहीं है, x माइनस 4 नहीं है, तो x माइनस 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी बराबर 25 बटे 3 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब इन नीचे वालों की मल्टीप्लाई कर लो। क्या करेंगे, x के साथ x स्क्वायर, इसकी इसके साथ माइनस के 4x, फिर इस 3 की इसके साथ माइनस के 3x, और फिर इस 3 की इस 4 के साथ 3 चौक 12 प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी देखो इस x की जब इस x के साथ करी तो x की x और x की गुणा x स्क्वायर, और इस x की जब 4 के साथ गुणा करी तो माइनस का 4x, माइनस का 4 है और x से गुणा होगी तो माइनस का 4x बन जाएगा। जब इस माइनस के 3 की इस x के साथ गुणा करी तो माइनस का 3x बना, और जब इस माइनस के 3 की माइनस के 4 से गुणा करी तो ये प्लस का 12 बन गया, क्योंकि जब भी दो माइनस के चिन्हों की आपस में गुणा होगी तो संख्या प्लस में बन जाएगी। ठीक है, अब इसी तरह से ऊपर वाली में इसके अंदर गुणा कर देते हैं, यानी 2x स्क्वायर माइनस 2 तिया 6x और जमा, अब पिछले वालों की गुणा कर दो, यानी 2x की घात 2 और माइनस के 5x और माइनस के 8x और जमा के 20 और बटे में बराबर में क्या हो गया 25 बटे 3। ठीक है, 25 बटे 3। देखो जो जुड़ रहा है जोड़ दो, घट रहा है घटा दो, 2 और 2
4x स्क्वायर, ठीक है, और 6 और 5 11, और 11 और 8 19x हो गया, 19x, और जमा में 20, और बटे में क्या है x स्क्वायर माइनस 4 और 3 7x, और जमा में 12, और बराबर में 25/3, ठीक है, बराबर में क्या था 25/3। अब क्या करेंगे, सिंपल सा इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 3 की जब 3 को जब हम इधर लेके आएंगे तो इसकी ऊपर वाले के साथ गुणा हो जाएगी, और 25 को जब हम इधर लेके आएंगे तो इसकी नीचे वालों के साथ गुणा हो जाएगी, या फिर ये वाले की हम इधर लेके जाएंगे तो इस वाले नीचे वाले मान की हमारी 25 के साथ गुणा हो जाएगी, यानी 4 तिया 12x स्क्वायर माइनस 19 तिया 57x और 20 तिया जमा 60 बराबर 25x स्क्वायर, 25x स्क्वायर। इस समीकरण को हम इधर 25 के साथ गुणा करने वाले हैं। 25 सत्ते 175x, ठीक है, 175x, और जमा 25 धाई 250, और 12 से जब गुणा होगी 25 की तो ये बन जाएगा प्लस का 300 बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इस वाले मान को ये जो मान है इधर का, इसको पूरा इधर ही उठा कर ले जाएंगे, तो क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है आपका 25x स्क्वायर माइनस, यानी ये वाला जो मान है इधर उठा के ले गए बराबर से, तो इधर प्लस में था इधर माइनस में हो जाएगा 12x स्क्वायर, और इधर क्या है माइनस का 175x, और इधर माइनस का 57x था तो ये बराबर से उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस का 57x, उधर प्लस में 300 था, उधर प्लस में 300 था, इधर प्लस में 60 था, तो ये इधर जाके माइनस का 60 होने वाला है, और बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो घटा दो, 25 में से 12 गए 13x स्क्वायर, और 175 में से जब 57 घटाएंगे तो 118x हो जाएगा, 118 बचने वाला है, 118x, 118x बचने वाला है, ठीक है। और उसके बाद 300 में से जब 60 घटा देंगे तो प्लस का 240 बराबर 0। ये आपका जो द्विघात समीकरण है वो आपको प्राप्त हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये आपको जो आपका द्विघात समीकरण था वो आपको प्राप्त हो गया। अब आपसे क्या पूछा गया है कि द्विघात समीकरण तो बताना ही था, साथ में मूलों की प्रकृति और बतानी थी, और मूलों की प्रकृति बताने के लिए क्या करते हैं, हम विविक्त कर का मान निकाल लेते हैं, और विविक्त कर के मान से हम डिसाइड कर लेते हैं कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो मूलों की प्रकृति विविक्त कर बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है हमारा विविक्त कर का फॉर्मूला, ठीक है। हम इसमें मान रख देंगे, इसका मान कैसे रखेंगे, हमारी जो द्विघात समीकरण होती है उससे तुलना कर देंगे, ax स्क्वायर जमा का bx प्लस का c बराबर 0। देखो ये समीकरण इसी फॉर्म में है या नहीं है, इसी फॉर्म में है या नहीं है, इसी फॉर्म में है ना, ax स्क्वायर यानी कि 13x स्क्वायर प्लस का bx यानी कि माइनस का 118x, और प्लस का c यानी कि 240, यानी अचर पद क्या है हमारे पास 240 बराबर में 0, इसी फॉर्म में है ना। तो विविक्त कर में बस सिंपल सा मान रख देंगे। b क्या है हमारा यहाँ पे माइनस का 118 का वर्ग, माइनस का 118 का वर्ग है, और यहाँ पे -4 मल्टीप्लाई a क्या है हमारे पास 13 मल्टीप्लाई 13, और मल्टीप्लाई इसमें क्या है c क्या है हमारे पास 240, c क्या है हमारे पास 240 है, ठीक है। जब भी किसी भी माइनस की संख्या का वर्ग करते हैं, जब भी हम किसी भी माइनस की संख्या का वर्ग करते हैं तो वो वर्ग हमेशा ही प्लस में होता है, ठीक है। तो यानी 118 और 118 का जब हम गुणा करेंगे तो वो हम जो बनेगा, जो भी संख्या बनेगी वो हमेशा प्लस में ही बनने वाली है,
यानी 8 अट्ठे 64 का 4, 8 ही कम 8 और 6, 8 और 6 14 का 4, 8 ही कम 8 और 1 9, 1 8 1 1 मल्टीप्लाई 8 1 1, यानी 4 2 9 2 18 1 19 का 9 और 3 और 1 13,924, 13,924 माइनस 240 और 13 चौके 52, यानी 52 की जब मल्टीप्लाई हम 24 के साथ करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 2 पंजे 10, 8 और 4 और 2 और 1 और 0, 12,480 आपका बन जाएगा। 12,480 आपका ये बन जाएगा। और जब आप इसे 13,924 में से 12,480 घटाओगे तो कितना बचने वाला है? 4 में से 0 गए तो 4 बचेंगे और 12 में से 8 गए तब भी आपके पास 4 बचेंगे और 8 में से 4 गए तब भी आपके पास 4 ही बचने वाले हैं। ठीक है, 8 में से 4 घटाओगे तब भी आपके पास 4 ही बचने वाले हैं। ठीक है, अब 3 में से 2 घटाओगे तो 1 बचने वाला है और 1 में से 1 घटाओगे तो 0, यानी 1444 आपके पास प्लस में बचने वाला है। ठीक, विविक्त कर का मान कितना निकलने वाला है आपके पास? प्लस में 1444 आपके पास विविक्त कर में आपका मान निकलने वाला है। और विविक्त कर का मतलब जब भी आपका मान विविक्त कर का प्लस में निकलता है तो मूल आपके हमेशा वास्तविक होते हैं, और अगर माइनस में विविक्त कर का मान निकलता है तो मूल आपके काल्पनिक होते हैं। और अगर विविक्त कर शून्य हो जाए तो विविक्त कर अगर आपका शून्य हो तो मूल हमेशा समान यानी के बराबर होंगे। ठीक है, तो हमारा प्रकृति कैसी हुई? प्रकृति कैसी हुई हमारी? यहाँ पर मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। ठीक है, ये आपका सवाल था। ये आपको 4 से 6 नंबर में इस तरह के सवाल आपको मिलने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में आपके लिए जो सेशन था आपके लिए ये इतना ही था, जिससे कि आप बहुत अपने एग्ज़ाम को ये लगभग मैंने 8 से 12 नंबर के 2 सवालों में आपको समझा दिए हैं। आप अगर अच्छे से तैयारी करते हो अपने एग्ज़ाम की तो इस तरह के सवाल को कभी भी आप अपने एग्ज़ाम में छोड़कर नहीं आओगे, बिल्कुल भी। ये मेरा आपसे वादा है, अगर आपने इनकी अच्छे से तैयारी कर ली तो। ठीक है, बाकी चैनल को जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, अपने यारों, अपने रिश्तेदारों में जितना ज़्यादा हो सके चैनल को शेयर भी करें और वीडियो को शेयर करें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें बिल्कुल भी। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी किसी भी सवाल को लेकर कोई डाउट हो तो वो सवाल आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। मैं आपको अगली वीडियो में उस सवाल का सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, चलिए फिर मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।